अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास है 12th के लिए। डिजीज़ का नाम है हेपेटाइटिस। क्योंकि हम ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। यानी कि हेपेटाइटिस एक डिजीज़ का नाम है। आपको जानना है, इसी के बारे में पढ़ना है कि हेपेटाइटिस क्या होता है, ये कैसे होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और किन टाइप्स का क्या इलाज है, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं हेपेटाइटिस से। सो लेट स्टार्ट हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस को आमतौर पर जॉइंडाइटिस ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस डिजीज इज कॉल्ड एज जॉइंडाइटिस। इट रेफर्स टू द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक ऑर्गन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लिवर। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन किस चीज़ का होता है? ये वायरस का इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया का नहीं होता है, प्रोटोजोन का नहीं होता है, बल्कि वायरस है। यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है। जब किसी भी टाइप से इसमें प्रॉब्लम आती है लिवर में, तो वहाँ पर एक डिजीज़ पैदा होती है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। तो कभी कभी क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होने के साथ साथ दूसरे भी कुछ कारणस हैं, दूसरे भी कुछ कारण रीजंस हैं जिसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी वक्त इंसान की खुद की एंटीबॉडीज, जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरत ने एक ऐसा बनाया है, एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया है जिसको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हमारे डिफेंस के लिए काम करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ इस लिवर को कुछ फॉरेन ऑर्गन समझकर इस पर अटैक करते हैं। तो इसको कहते हैं, उसको दिस कंडीशन इज़ नोन एज ऑटो इम्यून। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं इस कंडीशन। यानी कि जब इंसान के अपनी ही एंटीबॉडीज उसके लिवर पे अटैक करते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम उसका जो होता है वो उस पर अटैक करता है, तो इस ऑटो इम्यून कंडीशन में लिवर का डैमेज होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इससे भी हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन आती है, हेपेटाइटिस पैदा होता है। ये कुछ प्राइमरी एस्पेक्ट्स थे कि जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टू आवर लिवर। तो कुछ सेकेंडरी एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कोई इंसान किसी बीमारी का इलाज करता है, वो दवाइयाँ लेता है, लेकिन उन ड्रग्स का, उस मेडिकेशन का उसके लिवर पे बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हम मोस्टली देखते हैं, if you will consume more and more paracetamol, it will have a serious severe impact upon our liver। कि हम किसी वक्त हमें फीवर होता है या सर दर्द होता है, तो हम सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, दुकान पर जाते हैं, वहाँ से पैरास्टामोल लेके आते हैं। ये कॉमन सी बात है, घर में पैरास्टामोल पड़ा होता है, हम उठाते हैं, खा जाते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा डोज में पैरास्टामोल इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है हमारे लीवर पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम मेडिकेशन करते हैं किसी बीमारी को ट्रीट करने में, तो इसका सेकेंडरी एस्पेक्ट, बहुत ही सीवियर एस्पेक्ट, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लीवर पे। ये भी हमारे लीवर को ख़राब कर सकता है। लीवर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसको बचाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। जब लीवर बचेगा तब हमारा सेहत ठीक रह सकता है, क्योंकि लीवर का एक बहुत ही रोल होता है इंसान के जिस्म की जो बहुत सी टॉस्कस होती है उनको करने में, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना हो, चाहे वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को निकालना हो, चाहे वो बिलीरुबिन को निकालना हो। बहुत सारे काम जो होते हैं, या टॉक्सिन्स होते हैं, या कुछ वायरल ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह वो होता है, उसको फूड से निकालना। बहुत सारे काम हमारा लीवर का, अगर ला बचाए लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मान लो इंसान का खात्मा। तो कहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन मैंने लिखी है कि लीवर हमारे लिए क्या करता है। तो सबसे पहले इसका ये काम होता है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल एक ऐसा रस होता है, एक ऐसा लिक्विड होता है जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फूड करता है। यानी कि अगर हमारे फूड में फैट होता है तो उसको डाइजेस्ट करता है, एमल्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट काम है बाइल का। तो दूसरा ये है
कि अगर हमारे अंदर टॉक्सिन्स होंगे जो ही लीवर में पहुंचता है खुराक वगैरह, तो वहाँ ये टॉक्सिन्स को निकालता है, जहर के असर को कम करता है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो इसी तरह अगर बिलीरुबिन हो जिससे जॉइंडाइस पैदा होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल हो जिससे हमारा बीपी चढ़ता है, हार्ट डिजीज़ होती हैं, एक किस्म का बैड फैट होता है, या हार्मोन्स हों या ड्रग्स हों, उनको ये निकालता है बाहर, कौन? लिवर। तो ये इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद में लिवर का और एक इम्पॉर्टेंट काम वो ये है कि जो ग्लाइकोजन होता है, चाहे वो शुगर की फॉर्म में हो या विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये इनको स्टोर करता है। एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे ही होती है लिवर में, लेकिन ग्लाइकोजन को इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स और विटामिन्स को यानी कि ए, डी, ई एंड के विटामिन्स को ये स्टोर करता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, कुछ एक जनरल सा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि अमेरिका में 4.4 मिलियन यानी कि 44 लाख लोग हेपेटाइटिस बी से और हेपेटाइटिस सी से मुतासिर रहते हैं यूजुअली। तो अब हम देखते हैं, ये हमने थोड़ा बहुत देखा था हेपेटाइटिस होता क्या है, कैसे होता है, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अगर इसमें ख़राबी आ गई, जैसे हमारा लीवर है, तो इससे हेपेटाइटिस होता है। तो लीवर के कुछ अहम फंक्शंस क्या हैं, तो मेन फंक्शंस मैंने बता दी। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर क्लॉटिंग में ये करता है, हेल्प करता है। ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स में ये मदद करता है। इसी तरह स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का। इसी तरह एक्सक्रीशन होता है बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स का, ये टॉक्सिन्स निकालता है। इन्फेक्टेड मवाद अगर बैक्टीरिया वगैरह हो उसको निकालता है। एम्बल्सिफिकेशन ऑफ फूड होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है ये लीवर हमारे लिए। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हेपेटाइटिस की कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हेपेटाइटिस की यहाँ पे 5 किस्में हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है और हेपेटाइटिस ई है। यानी कि हेपेटाइटिस 5 किस्मों में हो सकता है, इंसान को 5 टाइप्स में हो सकता है। हेपेटाइटिस ए, पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। तो हेपेटाइटिस ए जो है, ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। एक वायरस है, उसका नाम है HAV। तो उसका मीनिंग है हेपेटाइटिस ए वायरस। तो कैसे होता है, अगर जो फूड आप खाते हो अगर वो कंटेमिनेटेड हो, जो वाटर आप पीते हो अगर वो इन्फेक्टेड हो बाय फेसिस, तो आपको पता ही है कि ऊपर लेटरिन्स हो, ड्राई लेटरिन्स हो, तो वहाँ पे अगर फेसिस हमारे पानी के साथ मिलता है, आप पानी पी जाओगे या कंटेमिनेटेड फूड खा जाओगे, इन्फेक्टेड फूड खा जाओगे, तो आपको हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस आपकी बॉडी में चला जा सकता है, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो इसी तरह हेपेटाइटिस बी दूसरा एक टाइप है। तो it is caused by HBV. It occurs through blood, sex, razors, etc. तो हेपेटाइटिस बी वायरस है दूसरा एक वायरस, इससे हेपेटाइटिस बी होता है। तो ये खाने से नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान का ब्लड लोगे, ट्रांसफ्यूजन होगा एक इंसान में जिसमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी मौजूद होता है, अगर वहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे, हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे किसी एक दूसरे इंसान में, तो इस ब्लड से ये हो सकता है। या अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा बिटवीन 2 पर्सन्स, तो वहाँ पे एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे नॉर्मल इंसान में चला जा सकता है। या किसी इन्फेक्टेड इंसान ने रेज़र इस्तेमाल किया, तो सेम माने कि जैसे ये HBV जो हेपेटाइटिस बी वायरस है या हेपेटाइटिस बी है, जैसे एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में लगता है, तो वैसे ही इसके भी ट्रांसमिटिंग एजेंट्स हैं, ट्रांसमिटिंग फॉर्म्स हैं। ब्लड से होता है, सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, या इन्फेक्टेड रेजर्स को आप इस्तेमाल करोगे उससे भी होता है। तो आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस सी है तीसरा एक किस्म। तो ये होता है HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस से। तो ये डिज़ीज़ जो होती है हेपेटाइटिस सी, ये भी डायरेक्ट कंटैक्ट से होती है। अगर दो इंसानों के दरमियान एक नॉर्मल हो एक इन्फेक्टेड हो, अगर डायरेक्ट कंटैक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे ये चला जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, सेक्सुअल कंटैक्ट होगा, तो सिमिलर जैसे हेपेटाइटिस बी होता है वैसे हेपेटाइटिस सी भी होता है।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हेपेटाइटिस सी जो होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त डेंजरस फॉर्म होते हैं हेपेटाइटिस की, इनक्यूरेबल है, क्यूरेबल नहीं होती है, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इसका टाइप है। तो हेपेटाइटिस डी, ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा हेपेटाइटिस एंड कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी वायरस, यानी कि HDV हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है। तो इसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं। डेल्टा हेपेटाइटिस क्यों होता है इसको? अगर दिस कैन ओनली हैपन व्हेन हेपेटाइटिस बी इज प्रेजेंट इन द बॉडी, अगर बॉडी में किसी इंसान में हेपेटाइटिस बी है तभी हेपेटाइटिस डी हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डेल्टा हेपेटाइटिस। यानी कि डिपेंड करता है, अगर किसी इंसान में, अगर एक इंसान में हेपेटाइटिस बी हो गया है, हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है, तो तब हेपेटाइटिस डी उसको हो सकता है, यानी कि कंडीशनल है। अगर हेपेटाइटिस बी से इंसान मुतासर नहीं हुआ, हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद नहीं है, तो आपको ये फॉर ग्रांटेड लेना है कि हेपेटाइटिस डी इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो हेपेटाइटिस ई, अब लास्ट वाला हम देखते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय HEV, यानी कि हेपेटाइटिस ई वायरस। और ये इन इलाकों में होता है जहाँ सफाई का फुकदान होता है, जहाँ सफाई नहीं होती है, जहाँ जो वाटर होता है वो इन्फेक्टेड होता है बाय फेशियल मैटर एट्सेट्रा, यानी कि ये भी खुराक से ही या पानी, गंदा पानी पीने से होता है। तो यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये गंदा खुराक और गंदा पानी, इन्फेक्टेड पानी पीने से या गंदा खुराक खाने से होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इसके डायरेक्ट कंटैक्ट से होता है, यानी कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, डायरेक्ट कंटैक्ट होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या इन्फेक्टेड रेजर्स का इस्तेमाल होगा, तो ये हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस डी के बारे में आपको ये याद रखना है कि अगर इंसान के अंदर हेपेटाइटिस बी है तो तब इसको हेपेटाइटिस डी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे और भी कुछ किस्में हैं, और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हमने अल्कोहल, कोई ज़्यादा अल्कोहल लेता है या मेडिसिन लेता है, पैरास्टामोल जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो इसका बहुत ही बैड असर होता है लिवर पे, ये हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। यानी कि जो शराब ज़्यादा पीते हैं या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरास्टामोल और भी दूसरी कुछ मेडिसिन हैं, जिसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है अपने हमारे इस लिवर पे। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा लीवर, उसमें सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो काम करना छोड़ देता है, तो लिवरोसिस उसको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिवर फेलियर। तो ऑटो इम्यून मैंने आपको अभी बता दिया कि जब अपनी ही एंटीबॉडी इस पर अटैक करती है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सिम्टम्स क्या होते हैं अगर ये हेपेटाइटिस किसी में हो गया तो सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नो सिम्टम्स फॉर बी एंड सी एट अर्लियर, यानी कि अगर हेपेटाइटिस बी हो गया है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, या रेजर्स, इन्फेक्टेड रेजर्स से होता है, डायरेक्ट कंटैक्ट से होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, तो उसके अर्ली सिम्टम्स नहीं होते, इंसान नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से उसको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हुआ होता है। तो लेकिन बाद में जो इसकी सिम्टम्स हैं, चाहे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया, तो इसके बाद में जो फंक्शन ये होते हैं सिम्टम्स, वो ये हैं कि फैटिग, उसमें बहुत ही दर्द सा महसूस होता है बॉडी में इंसान को, और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि ज़ुकाम का होना, फीवर का चढ़ना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना। तो तीसरा ये हो सकता है कि जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, बेली का नीचे वाला पोर्शन, एब्डोमिनल, वहाँ पर पेन रहती है। और इस इंसान में जिसमें ये हो गए हैं कोई भी टाइप, चाहे हेपेटाइटिस ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ या ई हुआ, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको भूख नहीं लगती है, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट हो गया भूख, लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स भूख न लगना। और इसी तरह इस इंसान में जिसमें ये हेपेटाइटिस कोई भी किस्म हो गया, इसमें वेट लॉस होता है, कमज़ोर होता है, और इसकी जो स्किन होती है वो येलो कलर की होती है। और जब हम इसके आइज़ को देखते हैं तो वो आइज़, जो आईबॉल, नॉर्मली हमारी आईबॉल वाइट होती है, तो यहाँ पे ये फिर येलो चली जाती है। तो अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो हेपेटाइटिस ए जो है, इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे मैंने बताया, तो सिंपली अगर इंसान को हेपेटाइटिस ए हो गया और अगर सिंपली वो रेस्ट करेगा, पानी पिएगा ज़्यादा, बॉइल्ड वाटर, फ्रूट्स लेगा, तो वो ठीक हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी, इसके लिए एंटी वायरल मेडिकेशन ज़रूरी है। तो मेडिकेशन अवेलेबल है, तो मार्केट में हेपेटाइटिस बी के लिए एंटी वायरल मेडिकेशन आपको लेना है, तो ये ठीक हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी वैक्सीन अभी तक बनाई नहीं गई है हेपेटाइटिस सी के लिए। बहुत ही डेंजरस फॉर्म है हेपेटाइटिस की। अगर किसी में हेपेटाइटिस सी हुआ तो लाजमन उसको लीवर ट्रांसप्लांट करना है, लीवर चेंज करना है, अदरवाइज़ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन हेपेटाइटिस डी का अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर बी है तो डी भी हो सकता है। अगर बी ठीक हो गया तो डी ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है, यानी कि इसके लिए भी ये अभी अवेलेबल नहीं है ड्रग्स वगैरह, यानी कि डिपेंडेंट है हेपेटाइटिस बी पे। अगर हेपेटाइटिस बी को इंसान बचा सकता है, इंसान अपने आप को गंदा खून नहीं लेगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए नहीं जाएगा, रेजर्स इन्फेक्टेड यूज़ नहीं करेगा, डायरेक्ट कंटैक्ट से बचेगा, तो उसको हेपेटाइटिस डी भी नहीं हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ई भी है सेल्फ टर्मिनेटिंग, यानी कि हेपेटाइटिस ए की तरह ही अगर आप फ्लूइड ज़्यादा लोगे, वाटर ज़्यादा लोगे, रेस्ट करोगे, तो ये ख़त्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बहुत ही नॉर्मल टाइप्स है हेपेटाइटिस की। अगर किसी में हो गया, उसको रेस्ट करना है ज़्यादा, फ्लूइड ज़्यादा लेना है, वाटर ज़्यादा लेना है, तो वो ठीक होता है। तो हेपेटाइटिस बी, उसके लिए अभी बता दिया कि एंटीवायरल वैक्सीन मौजूद है। अगर ड्रग्स लोग लेगा इंसान तो ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस सी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइप है। अगर किसी में हो गया तो उसको लाजमन लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना है, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं हो सकता है। और हेपेटाइटिस डी ये है कि अगर इसमें हेपेटाइटिस बी से अपने आप को बचाया, डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं रखा किसी के साथ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए नहीं गया, इन्फेक्टेड रिजर्व से अपने आप को बचाया, तो हेपेटाइटिस डी भी इसमें नहीं हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी ज़्यादा बहुत ही टफ है यहाँ पे। तो अब लास्ट पे हम ये देखेंगे कि प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन ये है कि इंसान को हर वक्त हेपेटाइटिस से अपने आप को बचाने के लिए इंसान को हर वक्त साफ़ पानी पीना चाहिए। पानी को कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक बॉयल करके फिर ठंडा करके आप पी सकते हो। और जो भी खुराक आप खाते हो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मक्खियाँ नहीं बैठनी चाहिए, कोई फेशियल मैटर वहाँ उसको टच नहीं होना चाहिए वगैरह। इंसान को जब किसी वक्त मजबूरी में ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले उस ब्लड को टेस्ट कराना कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेपेटाइटिस वगैरह किसी चीज़ की, HIV वगैरह किसी चीज़ की तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कपल हो या कुछ कोई और हो तो उनको प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए जाना चाहिए। तो नीडल्स अगर इस्तेमाल करेगा इंजेक्शन वगैरह के लिए, तो उस वक्त वो नीडल्स साफ़ होनी चाहिए, यूज़र नहीं होनी चाहिए। रेज़र्स अगर इस्तेमाल करेगा तो वो रेज़र साफ़ होने चाहिए, तो इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो ये क्लास था 12th ज़ूलॉजी के लिए। आज का टॉपिक था हेपेटाइटिस। स्टूडेंट्स, होप आपने ये समझ लिया होगा अच्छी तरह। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।